नमस्कार। इस बार राजस्थान में 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर सभी की नजर बड़ी पैनी बनी हुई होगी, क्योंकि वो 5 सीटें ऐसी है जिस पर कोई ना कोई प्रत्याशी पाला बदल के आया है, दूसरे दल से आया है और यहां टिकट ले लिया है। तो अब उन क्षेत्रों की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बनी है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। वहां अब बड़ी एक चुनौती बन गई है, स्वयं के राजनीतिक जीवन के जीवन मरण का सवाल हो गया है, ये मान लीजिए आप। तो उन 5 सीटें पर आज जिक्र करेंगे, पिछली बार क्या अंतर रहा उस पर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहली सीट होती है जो बड़ी भयंकर तरीके से हॉट सीट बनी हुई है, चूरू। चूरू का कभी जब जब लोकसभा चुनाव होते रहे हैं कभी इतना जिक्र सुनाई दिया नहीं। इस बार चूरू अखबार के पन्नों में हर रोज एक खबर की तरह आती है, प्रमुखता के साथ छापी जाती है। वहां के बयान वायरल हो रहे हैं, वहां के तमाम राजनीतिक दाव पेच वायरल हो रहे हैं, और उसका कारण होता है कि जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव जीत रहा था, राहुल कसवा, उनका इस बार टिकट काट दिया जाता है। टिकट काटने के बाद वो कांग्रेस का दामन थामते हैं और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। हालांकि उनके सामने देवेंद्र झांझरिया चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर है, पैरा ओलंपियन है, एक लोकप्रिय जाना माना सेलिब्रिटी स्टेटस वाला चेहरा है, मगर चुनाव वहां राहुल बनाम देवेंद्र नहीं बन पा रहा है। वहां चुनाव राहुल बनाम राजेंद्र बना हुआ है। जी हां, राजेंद्र सिंह राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे, जो कि बीते विधानसभा चुनाव में एक प्रतिकूल परिणाम के बाद से ही लगातार राहुल कसवा को लेकर मुखर रहे हैं, इशारों इशारों में आरोप लगाते नजर आए। और उसके बाद जब राहुल कसवा का टिकट कटता है तो राहुल कसवा भी खुले तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि टिकट राजेंद्र सिंह राठौड़ के कारण कटा है। हालांकि दोनों ही अपनी जब बात करते हैं तो राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ को काका बोलते हैं, राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा को भतीजा बोलते हैं, मगर काका और भतीजा की ये राजनीतिक जंग राजनीतिक दलों से भी ज़्यादा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। यहाँ कांग्रेस भी अचानक से अपने लिए अवसर देख रही है, भाजपा पूरा दमखम लगा रही है। राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान की पूरी कमान संभाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ आकर एक रैली करके जा चुके हैं। कुल मिलाकर ताकत दोनों ही तरफ से बराबर झोंकी जा रही है। पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें कि 2019 में राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, रफीक मंडोलिया उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर थे। तकरीबन 3,40,000 वोटों से वो चुनाव राहुल कसवा जीते थे, एक बहुत बड़ा मार्जिन था। अब यहाँ चुनौती यह भी रहेगी कि क्या ये पूरा का पूरा बड़ा मार्जिन राहुल कसवा अपने पाले में ले जाने में सफल रहते हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो नरेंद्र मोदी के नाम से आज भी वोट डालता है, उसकी नब्ज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई रहती है। खैर, परिणाम कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, चुनाव बड़े रोचक है। वहां की बयानबाजियां बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, और नजर इस बात पर कि 4 तारीख के परिणामों में प्रतिष्ठा किसके पाले में जाती दिखाई देती है, क्योंकि चुनाव मैंने कहा यहां भाजपा बनाम कांग्रेस अब बचा ही नहीं है। प्रतिष्ठाओं के यही प्रश्न एक और लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। नाम होता है कोटा। जी हां, कोटा एक ऐसी प्रतिष्ठित सीट जहां से ओम बिड़ला जीत कर आते हैं। ओम बिड़ला न केवल बड़े नेता है, बल्कि 19 से 24 के कार्यकाल में उन्हें और भी बड़ा नेता बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर वो इन 5 सालों में बने रहे हैं। राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा इस बार अपनी ही पार्टी के साथी, जो अब पाला बदलकर कांग्रेस में जा चुके हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे, अपने तल्ख और तीखे तेवरों के लिए जाने माने प्रहलाद गुंजल विधायकी का चुनाव भी लड़े, सफल नहीं हो पाए। लोकसभा में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अवसर नहीं मिला। अब कांग्रेस का दामन थामकर ओम बिड़ला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हमले बड़े तीखे और तेज हो रहे हैं। आपसी जो विवाद पर्दे के पीछे कई बार सुने जाते थे, इन दोनों की लेकर जो तकरारें सुनी जाती थी, अब वो खुलकर मंचों के माध्यम से बोली जाने लगी है। लड़ाइयाँ यहाँ पर भी पार्टियों की नहीं बनी हुई हैं। लड़ाइयाँ अब पार्टियों की लड़ाइयों से आगे बढ़ते हुए व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं का प्रश्न बन गई है। व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन के एक अहम चुनाव ये दोनों नेता लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में जाने के बाद भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ इनके लिए ज़्यादा सुखद रही नहीं। धारीवाल से इनकी जो तलखी थी, वो तलखियाँ कांग्रेस में जाने के बाद भी दिखाई दी, मंच पर नजर आई, समर्थकों के बीच सुनाई दी। मगर अब बताने की कोशिश ये की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, हम चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये मजबूती अब कितनी दिखाई देती है, कितनी चीज़ों को वो भारतीय जनता पार्टी से खींचकर अपने पाले में ले जा पाते हैं, ये चुनाव पूरा उसी पर टिका हुआ है। ओम बिड़ला अभी भी सहज, सरल और सौम्य बने हुए हैं। कोशिश वो ये कर रहे हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम के आसपास ही रहे, उसी एक विजन पर ये चुनाव बना रहे। हालांकि उनके कुछ समर्थक, उनके कुछ साथी, उनके परिवारजन
हमला प्रहलाद गुंजल पर भी बोलते हैं, प्रहलाद गुंजल उन हमलों के जवाब भी देते हैं, मगर ओम बिरला अभी शांत बने हुए हैं। पिछली बार के चुनाव में तकरीबन 3 लाख वोटों का यहां अंतर रहा था। इस बार स्थितियां परिस्थितियां किसके पाले में जाती है, इन पर बड़ी पैनी नजर रहेगी, क्योंकि हर बार वो कांग्रेस के किसी चेहरे से चुनाव लड़ते थे। इस बार चेहरा उनके ही पार्टी से जुड़ा हुआ अब सामने वाले पाले में पहुंच गया है। काफ़ी कुछ अंदर की बातें उन्हें पता होगी, काफ़ी कुछ दावपेच वो जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों से बड़ी बखूबी वो वाकिफ होंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव बड़े मजेदार हो गया है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 सीटें अब पार्टियों के दायरों को तोड़कर आगे बढ़ चुकी है। यहाँ लड़ाइयाँ व्यक्तिगत स्वरूप में देखी जाएगी, यहाँ के परिणामों का आकलन व्यक्तिगत हार जीत के तौर पर ही गिना जाएगा। उसके बाद अगला लोकसभा क्षेत्र, जहां मैं अगर ये कहूं कि सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, 2 ऐसे चेहरे जिनके राजनीतिक जीवन इस लड़ाई में दांव पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा कमाल यह है कि दोनों ही चेहरों ने पाले बदले हैं। जो पिछली बार बीजेपी से लड़े गठबंधन के साथ, वो इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर थी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनी हुई है। लोकसभा क्षेत्र होता है नागौर, दोनों नाम होते हैं भाजपा से इस बार ज्योति मिर्धा और कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हनुमान बेनीवाल। और कमाल की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल पिछली बार भाजपा और आरएलपी के गठबंधन चुनाव लड़े थे। बड़े तीखे और तेज हमले उस वक्त कांग्रेस पर बोला करते थे, ज्योति मिर्धा पर बोला करते थे। वहीं उस दौर में 2019 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ज्योति मिर्धा चेहरा थी, उनके हमले भाजपा, आरएलपी और हनुमान बेनीवाल पर हुआ करते थे। अब राजनीतिक परिदृश्य बदल गए हैं। यह भी एक अलग चिंतन का विषय है, इस पर भी कभी कोई एपिसोड बनाएंगे। मगर अब यह भी एक बड़ा ही कमाल का मामला होता है कि अब ज्योति मिर्धा कांग्रेस और आरएलपी पर हमले बोलती दिखाई देती है। हनुमान बेनीवाल के निशाने पर ज्योति मिर्धा के साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी आ चुकी है। यहाँ लड़ाई दोनों ही प्रत्याशियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार का परिणाम विधानसभा में आरएलपी के लिए आया है, मात्र एक विधायक, वो भी स्वयं हनुमान बेनीवाल, मात्र 2000 वोटों के डिफरेंस से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार मात्र एक टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो नागौर सीट होती है, बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। अगर यहाँ से परिणाम उनके लिए प्रतिकूल आते हैं, उनकी संगठन के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल खुद को अपने उस सेलिब्रिटी वाले तेवर को बचाए रखना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लोगों को अपने साथ जोड़े रखना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किलें हनुमान बेनीवाल भी समझ रहे होंगे। साथ ही प्रश्न यह भी कि वहाँ कांग्रेस के कैडर को कितना अपने साथ वो बनाए रखते हैं, क्योंकि जुम्मा 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के सभी चेहरों पर वो बड़े ही तीखे तेवर के साथ हमले करते नजर आए। उन हमलों को लेकर नाराजगियां, उन भाषाओं को लेकर अपनी नाराजगियां कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार उस चुनाव के दौरान जताते और दिखाते रहे हैं। अब उन नाराजगियों को कितना मनाने तक के मामले तक लेकर आया जाएगा, कितने मेहनत से वो जुटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो समीकरण साध लिए जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए संभावनाएं बन जाती है, अन्यथा स्थिति बड़ी ही मुश्किल, एक बेहद कठोर मुकाबला, एक बहुत करीबी मुकाबला वहाँ नागौर देखने जा रहा है। दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा, वो भी अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ रही है, अपने परिवार में लड़ती है, अपनी पार्टी में लड़ती है, अपने उस लोकसभा के परिदृश्य में लड़ रही है, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके लिए भी ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। 19 का चुनाव वो आ रही है, अभी विधायकी में जो चुनाव लड़ी है वो आ रही है। अब उसके बाद पार्टी ने एक बार पुनः अवसर दिया है, विधायकी के चुनाव हारने वालों को बहुत कम लोगों को अवसर दिया, उसमें से एक भाग्यशाली चेहरा ज्योति मिर्धा का भी है। अब सांसद के तौर पर वहाँ से चुनाव लड़ रही है। अगर इस मुकाबले में भी परिणाम उनके लिए प्रतिकूल आते हैं तो ये समझिए कि उनके राजनीतिक जीवन पर एक बहुत बड़ा ब्रेकर लगना तय है। तो अब यहाँ से लड़ाई राजनीतिक अस्तित्व की लड़ी जा रही है। राजनीतिक अस्तित्व के साथ साथ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की ये लड़ाई है। जिस प्रकार के हमले, जिस प्रकार की भाषाएं ये लोग, ये नेता एक दूसरे पर प्रहार करते हुए बोलते सुनाई देते हैं, उससे समझा जा सकता है कि लड़ाइयाँ यहाँ मान सम्मान और अपमान से जुड़ी हुई है। ये परिणाम सिर्फ परिणाम भर नहीं होंगे, ये परिणाम एक तीर की तरह होंगे जो हारने वाले को ताउम्र टीस जगाए रखेंगे, जीतने वाले के हिस्से मुस्कुराहटें आएगी, विजयी अद्भुत मुस्कुराहटें आएगी। ये नागौर का राजनीतिक परिदृश्य बन चुका है। हालांकि हनुमान बेनीवाल जो पिछला चुनाव यहाँ से जीते थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, तब 1,80,000 के आसपास का कुछ अंतर रहा था। इसे उस परिदृश्य में इतना बड़ा अंतर माना जा सकता नहीं है, ये पाटा जा सकता है। और उसमें 2019 में नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा हम लोगों ने महसूस किया था,
उसके बावजूद भी मात्र 1,80,000। तो परिस्थितियां अब समझी जा सकती है कि मुकाबला बड़ा ही कठोर, कड़ा और करीबी है। उसके बाद वहीं से थोड़ा एक और आगे की तरफ चलते हैं, बाड़मेर लिए चलेंगे और बाड़मेर से फिर आखिरी बांसवाड़ा की तरफ बढ़ेंगे। तो बाड़मेर की सीट पर भी चुनाव कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां पर भी एक चेहरा अपनी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। एक मजबूत और एक महत्वपूर्ण चुनाव वो लड़ रहे हैं। उनके लिए भी राजनीतिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। नाम होता है उम्मीदराम बेनीवाल। लगातार 2 बार से बायतू से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, आरएलपी के टिकट पर लड़ रहे थे, आरएलपी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा बन चुके थे। थोड़े दिनों पहले वो आरएलपी का दामन छोड़ते हैं, कांग्रेस का हाथ पकड़ते हैं, चुनाव में उनको अवसर दिया जाता है और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आज वो बाड़मेर के इस चुनावी मैदान में अड़े और खड़े हुए हैं। बड़ा ही अच्छा चेहरा माना जाता है। राजनीति में कुछ चेहरे जो बड़े अनुकूल माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये चेहरे राजनीति के लायक हैं। ज़्यादा कड़वा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा ओछा शब्दों का प्रयोग करते नहीं हैं, उन चीज़ों से दूर रहते हैं, विज़न बताते हैं, लोगों को विचार साझा करते हैं। कुछ ऐसी छवि जो विरोधियों के, प्रतिद्वंदियों के मन में भी उनके प्रति सम्मान पैदा करती है, ऐसी छवि को लेकर आगे बढ़ते उम्मीदवार बेनीवाल दिखाई देते हैं। कांग्रेस के साथ जाने के बाद स्थितियां कितनी मजबूत होगी, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी लगती है कि जो जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे, हरीश चौधरी के खिलाफ, वो हरीश चौधरी ही उनका हाथ थामकर हाथ की तरफ लेके गए। अभी उनके चुनाव में मजबूती के साथ पूरा प्रबंधन देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ चेहरे वहां से नदारद दिखाई देते हैं। अमीन खान किसी धार्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं, चीजें फतेह खान के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है। परंतु प्रश्न यही कि लड़ाई राजनीति से ज्यादा वहां पर भी अब व्यक्तिगत अस्तित्व की बन गई है। एक परंपरागत पार्टी का उन्होंने दामन छोड़ा, कांग्रेस में गए, उम्मीदवार अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली स्थिति ये होगी कि 2 बार जो विधायकी में वो जरा से मार्जिन से चूक गए, क्या यहाँ वो चूक अब खत्म होती दिखाई देगी? क्या जनता उन्हें बाड़मेर की अब दिल्ली जाने का अवसर देगी, या फिर कोई परिणाम प्रतिकूल ही रहेगा? क्योंकि परिणाम का पुनः यहाँ पर उनके लिए अपने खिलाफ जाना उनके लिए राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर देगा। फिर वो एक मझधार में उलझ जाएंगे, किसी मझधार में फंसे हुए दिखाई देंगे। यहाँ से राजनीतिक के नए दावपेच, नए घटनाक्रम उनका इंतजार कर रहे होंगे, जिनमें से कुछ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर काफ़ी कुछ उनको पीछे बुलाने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जीत उनके लिए एकमात्र विकल्प है। अब देखने वाली बात होगी कि एक मुश्किल मुकाबला है, जिसमें कि कैलाश चौधरी जैसे केंद्रीय मंत्री है जो हर रोज अपने एक नए दमखम के साथ मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी जैसा एक युवा चेहरा है, बड़ा ही लोकप्रिय चेहरा है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसके हिस्से जाती है, ये बड़ी कमाल का विषय रहेगी। मगर उम्मीदवार बेनीवाल के लिए ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर बनता है, रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा मजबूती से उभर कर आते हैं, तो उनके लिए परिणाम थोड़े से बेहतर हो भी सकते हैं। खैर, बात प्रतिष्ठाओं की हो रही है, तो ये प्रतिष्ठाओं से जुड़ी हुई एक सीट यह भी मानी जा सकती है। और आखिरी सीट की तरफ बढ़ते हैं, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में प्रतिष्ठा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नाम से जुड़ी हुई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आज से थोड़े समय पहले तक जब जब जिक्र आता था, तब तब जिक्र इस बात को लेकर आता था कि कांग्रेस के कितने बड़े चेहरे हैं, वो कांग्रेस के कितने बड़े नाम हैं। कांग्रेस की तमाम राजस्थान की पूरी राजनीति की धुरी में जो चंद नाम गिनाए जाते थे, तो अग्रणी नामों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आता था। कहा जाता था कि कांग्रेस की हर एक योजना का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, हर एक विजन, हर एक टीम का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, मगर ये सभी चीज़ें लोकसभा चुनावों से पहले धरी की धरी रह जाती है। विधायक का चुनाव बागीडोरा से जीते, उस विधायकी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो बांसवाड़ा अब प्रतिष्ठा बन चुकी है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए, क्योंकि यहां से उनके लिए स्थितियां अब एक ही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जब वो ये चुनाव जीतते हैं। क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाते हैं, विधायकी वो छोड़ चुके हैं, तो उनके पास विकल्प कुछ बचेंगे नहीं। सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका को किस प्रकार से तय करेंगे, उनके लिए बड़ा ही विचारणीय प्रश्न हो जाएगा। मुकाबले में हालांकि हर रोज वो एक कुशल राजनेता की तरह चुनावी प्रबंधन को संभालते और सहेजते दिखाई देते हैं। उनके खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत है, जो एक मुकाबला, सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर में बार बार कहता है इन दोनों के बीच में है। मगर कांग्रेस के प्रत्याशी भी अब आ गए हैं। काफ़ी उठापटक के बाद पार्टी उनको छोड़ चुकी है, मगर वो उस सीट को नहीं छोड़ रहे, उस सिंबल को नहीं छोड़ा उन्होंने। अरविंद डामोर भी इस चुनाव मुकाबले में खड़े हैं।
वो जितने वोट ज़्यादा ले जाएंगे उतना फ़ायदा यकीनन कहते हैं, लोगों का मानना है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को होगा। तो ये जो सीधी टक्कर है राजकुमार रोत बनाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इसको मैं प्रतिष्ठाओं का प्रश्न इसलिए कहता हूँ क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हुई है, अपने प्रभाव को जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। विधायकी के अवसर काफ़ी मिले हैं, विधानसभा में उनके चेहरे गूंज रहे हैं, लोकसभा तक भी अपना चेहरा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी सर्वाधिक उम्मीदें बांसवाड़ा सीट से जुड़ी हुई है। और सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो ये बड़ी बखूबी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा खासा कैडर जो बांसवाड़ा में काम करता है उनके साथ जुड़ेगा। कांग्रेस को उन्होंने सालों दिए हैं, कांग्रेस में उन्होंने टीमें बनाई हैं, कांग्रेस की वो टीमें तोड़कर अपने पाले में लाने में सफल भी रहे हैं। कई बड़े पदाधिकारी उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, अपनी ताकत उन्होंने यहां पर भी दिखाई है। और जब इस लेवल का राजनेता जो अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहा हो, विधायक भी बन गए हो, उसके बाद उस सीट को छोड़कर जाना, इन स्थितियों परिस्थितियों से छोड़कर जाना और दूसरे पाले में जाकर खड़ा रहना, दूसरे दल से जुड़ना इतना आसान होता नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ कर किया जाता है। तो उन्होंने भी यकीनन इस लोकसभा के क्षेत्र में कुछ न कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। कहीं ना कहीं उनको इस बात का बड़ा ही विश्वास होगा कि परिणाम उनके लिए पक्ष में रहेंगे। और परिणामों का पक्ष में रहना, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अगर चुनाव लड़कर जीतते हैं, आगे की स्थिति परिस्थितियाँ उनके लिए सही रहती है, तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में मेवाड़ में या महत्वपूर्ण रूप से वागड़ में एक बड़े चेहरे के तौर पर वो उभर कर आएंगे। वहाँ की राजनीति उनके इर्द गिर्द खड़ी और उनके इर्द गिर्द चलती हुई सी दिखाई देती होगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी इन चीज़ों से वाकिफ़ है, इन स्थितियों को जानते हैं, भविष्य की तमाम संभावनाओं पर वो भी विचार कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी एक राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न बन गया, क्योंकि अगर यहाँ से हार जाते हैं तो उनकी स्थिति कुछ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जैसी हो जाएगी, जिनको पहले मंत्री बना दिया और फिर उपचुनाव हार गए। यहाँ ये विधायकी भी छोड़ देते हैं और सांसदी में भी रह जाते हैं, तो फिर इनके लिए भी परिणाम कुछ वैसा ही होगा। आगे की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बड़ी ही विकट हो जाएगी, बड़ी ही परिस्थिति मुश्किल हो जाएगी। तो ये 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग पाला बदल कर आए हैं और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस किस के हिस्से में क्या परिणाम आते हैं। निगाहें चूरू पर भी बनी रहेगी, बातों में कोटा भी सुनाई देगा, मुकाबला मुखर नागौर में भी है, बाड़मेर और बांसवाड़ा की कहानी हम हर एक तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।